हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कनेक्ट टू कॉमर्स। और जैसा कि मैंने लास्ट सीरीज में बताया था आपको कि मैं कैश फ्लो का फर्दर पार्ट आपको समझाने आऊँगा, ठीक है। तो आज मैंने कुछ पॉइंटर्स बनाए हैं जो कुछ स्पेशल आइटम्स होते हैं या जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। कई बार आपको डाउट आता है कि यार कैश फ्लो में इसको किस तरीके से ट्रीट किया जाएगा, उसके ऊपर मैं आपको आज पूरी क्लैरिटी दूंगा। बट उसको करने से पहले एक शॉर्ट सा स्नैप ले लेते हैं इस चीज का कि हमने जो प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा था वो क्या था, ठीक है। सो लेट्स बिगिन। अब आप बोर्ड पे ध्यान देना। तो हमने लास्ट क्लास में ये देखा था कि भाई अभी तक में कि हमने एक एग्जांपल लिया था रिलायंस का। रिलायंस कंपनी को जब शुरू करना था तो उसके पास क्या था कि सबसे पहले वो सोचा कि भाई पैसे कहाँ से लाएं। फिर वो अपने पैसे लाने के बाद अपने मेन बिजनेस एक्टिविटी में लगाया और लगाने के बाद बिजनेस से अच्छा खासा प्रॉफिट कमाया। फिर कुछ पैसे वो चाहता था कि अब उसे कहीं और ज्यादा प्रॉफिट कमाने के लिए इन्वेस्ट करना है, तो वो फिर सोचा कि हम पैसा लगाए तो लगाए कहाँ पर जहां से अच्छा रिटर्न मिल पाए। तो जब वो पैसा लाने का था उसने सोचा तो उसके पास दो सोर्सेस थे, इक्विटी एंड डेब्ट। और जब वो पैसा लगाना चाहता था तो उसके पास लगाने के जो वेज थे वो था क्या, इन्वेस्टमेंट्स, ठीक है। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स, चाहे आप प्योरली इन्वेस्टमेंट के फॉर्म में लगाओ या उससे एसेट एक्वायर करके एसेट का यूज करके इनकम कमाओ। तो नॉन करंट एसेट और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट ही दो जगह मेन थी जहां से वो इन्वेस्ट करके फर्दर रिटर्न जनरेट कर सकता था, ठीक है। तो ये तीन एक्टिविटीज हमने फाइनेंसिंग, ऑपरेटिंग और इन्वेस्टिंग के नाम से सीखी थी, ठीक है। और मैंने आपको क्लासिफिकेशन बताया था कि अगर फाइनेंसिंग एक्टिविटी के बारे में जानना है तो आपको बैलेंस शीट में कहाँ फोकस करना होता है, शेयर कैपिटल वाली हेडिंग में और हमारे डेब्ट यानी नॉन करंट लायबिलिटी के हेडिंग पर आपको फोकस करना होता है। अगर हमें इन्वेस्टिंग एक्टिविटी जानना है तो हमारा फोकस कहाँ होता है, नॉन करंट एसेट, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट एंड उसी के साथ दिया होता है लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस विच द बिजनेस हैज गिवन टू समवन, ठीक है। तो ये हो गया हमारा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। ऑपरेटिंग एक्टिविटी के लिए मैंने फोकस पॉइंट आपको बताया था रेस्ट ऑफ द बैलेंस शीट। रेस्ट में क्या बचा, रिजर्व्स एंड सरप्लस, करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटी। तो ये फोकस एरिया होता है ऑपरेटिंग एक्टिविटी के लिए, ठीक है। तो मैंने आपको ये बता दिया। अब हम चलते हैं आज के पॉइंटर्स पर। ओके, मैंने फॉर्मेट भी आपको बताया था। आज के कुछ छोटे छोटे पॉइंटर्स मैं लेकर आया हूं। तो मैं यहां पर इसको नाम दे रहा हूं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स या इंपॉर्टेंट एरियाज, इंपॉर्टेंट नोट्स कह सकते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपको बहुत कंफ्यूज करते हैं और जिसमें गलती होने के प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है, ठीक है। तो देखो, पॉइंट नंबर 1 अगर मैं बात करूं तो एक क्लैरिटी जो मैं दे रहा हूं वो है, लोगों को इससे जुड़ा डाउट आता है, बैंक ओवरड्राफ्ट या कह लो आप ये कैश क्रेडिट, कैश क्रेडिट, इससे जुड़ा उनको क्लैरिटी चाहिए होता है, ठीक है। अब देखो, बैंक ओवरड्राफ्ट या कैश क्रेडिट का ट्रीटमेंट किस तरीके से होता है। अगर ऑन द फेस देखें तो ये दोनों ही किस चीज का पार्ट है, करंट लायबिलिटी। लेकिन करंट लायबिलिटी के अंदर में आप इसका ट्रीटमेंट नहीं करोगे, पहले इसका ट्रीटमेंट करंट लायबिलिटी में ही होता था, ठीक है। बट अभी रिवाइज कर दिया गया, क्यों, क्योंकि अभी करंट लायबिलिटी की डेफिनेशन अपडेटेड वाली चलती है। यानी कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग नई डेफिनेशन बनाई गई है करंट लायबिलिटी की। पहले हम पढ़ते थे करंट लायबिलिटी का मतलब वो लायबिलिटी जिसको हमें पे बैक करना है विद इन 12 मंथ्स। बट अभी ऐसा नहीं है। अभी उसकी लेटेस्ट अगर आपको जानना होगा तो आप प्लीज कमेंट करना, मैं आपको लेटेस्ट किस तरीके से करंट लायबिलिटीज में क्लासिफिकेशन होती है, किसी चीज को करंट लायबिलिटी कब मान सकते हैं वो बता दूंगा, ठीक है। तो करंट लायबिलिटी का डेफिनेशन अपडेट हुआ है, उसके अकॉर्डिंग हमारे ट्रीटमेंट में भी डिफरेंस आया है। तो बहुत ध्यान से सुनना। अभी के लिए हम जो बैंक ओवरड्राफ्ट और कैश क्रेडिट का ट्रीटमेंट करेंगे उसे हम मानेंगे फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट,
ये करंट लायबिलिटी ही रहेगी, बट बैंक ओवरड्राफ्ट और कैश क्रेडिट, ठीक है, इसका ट्रीटमेंट किस जगह पर होगा, जाकर फाइनेंसिंग एक्टिविटी की जैसा, इसे हम लॉन्ग टर्म जैसा ट्रीट करेंगे, ठीक है। तो ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी में प्लस और माइनस, इनफ्लो और आउटफ्लो, जब हम लेंगे तो प्लस और जब हम रीपे करेंगे तो माइनस होगा, ठीक है। तो एक पर्टिकुलर केस मैंने आपको उठाया, बैंक ओवरड्राफ्ट और कैश क्रेडिट, ठीक है। ओके, नेक्स्ट आता है बात, अच्छा अगर आपको ये भी क्लैरिटी चाहिए होगी कि बैंक और अभी मैं आपको इसका हिस्ट्री पूरा नहीं बता रहा। बैंक ओवरड्राफ्ट एक टाइम के लिए कैश एंड कैश इक्विवेलेंट माना जाता था, एक टाइम के लिए करंट लायबिलिटी की तरह यानी ऑपरेटिंग में ट्रीट किया जाता था, जैसे हमारा करंट एसेट इंक्रीज और डिक्रीज का केस होता है वैसा, और अब इसे फाइनेंसिंग एक्टिविटी में मानते हैं, ठीक है। ऐसा क्यों हुआ है, अगर आपको रीजन जानना होगा तो आप मुझे बताना, मैं उसके लिए एक अलग सेपरेट सीरीज बता दूंगा। और वो मैं आपको और क्लैरिटी अगर चाहिए होगी तो जो मैं अपना बैलेंस शीट का जब सीरीज लाऊंगा कि बैलेंस शीट, न्यू वाली बैलेंस शीट, उसके नोट्स टू अकाउंट को समझाऊंगा, तो भी उसकी क्लैरिटी मैं आपको पूरा दूंगा, ठीक है। तो अभी के लिए सॉल्व करने के हिसाब से मैं आपको पॉइंटर्स बता रहा हूँ। तो ये हो गया ट्रीटमेंट बैंक ओवरड्राफ्ट और कैश क्रेडिट का। अच्छा, नेक्स्ट चलते हैं, बहुत ध्यान से सुनना। कई बार स्टूडेंट्स को ये कंफ्यूजन आता है, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। अब ये शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट का हम क्या ट्रीटमेंट और कैसे ट्रीटमेंट करें, तो इसका एकदम क्लियर पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं, बहुत ध्यान सुनना। अगर ये इसकी जो मेच्योरिटी है 3 मंथ या उसके अंदर की है, तो ये बनेंगे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का पार्ट, यानी ये लास्ट में जाकर वहां कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के बैलेंसेस में जुड़ जाएंगे, जस्ट लाइक कैश मानेंगे इसे। लेकिन अगर ये 3 मंथ से ज्यादा के मेच्योरिटी पीरियड रखते हैं, तो ये पार्ट फिर हम कैश इक्विवेलेंट नहीं मान सकते। कैश इक्विवेलेंट यानी जो रेडिली कन्वर्टेबल इनटू कैश है, सिर्फ उसे ही हम कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का नेचर मान सकते हैं। तो ये फिर जाएगा हमारा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के अंदर, ठीक है। फिर ये जाएगा हमारे इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के अंदर, एक तरीके का इन्वेस्टमेंट हम इसे ट्रीट कर रहे हैं, ठीक है। तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के अंदर जाएगा, ओके। अच्छा, एक और बात कई लोगों को कंफ्यूज करता है, ये जो भी पीरियड मैंने लिखा ना, ये ओरिजिनल टर्म है। ओरिजिनल टर्म यानी जब आप इन्वेस्ट कर रहे हो तब का टर्म हम हमेशा कंसिडर करते हैं। जैसे ये ओरिजिनल टर्म हम क्यों मैं बोल रहा हूँ, यहाँ मैं नोट में लिख देता हूँ कि मान लो कोई इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट जो कि लॉन्ग टर्म नेचर का था, लॉन्ग टर्म नेचर का था, ठीक है, और करंट ईयर में वो करंट ईयर में मिच्योर हो रहा है। करंट ईयर में मैच्योर हो रहा है यानी कहने का मतलब 2-3 महीने, 5 महीने, 6 महीने या 12 महीने, मतलब इस साल के अंदर अंदर वो रिडीम होगा। तो भाई अगर हम उसे मेच्योरिटी के एंगल से देखेंगे तो अब उसके मान लो 1-2-3 महीने बचे हैं, तो हमें लगेगा कि यार वो तो कैश इक्विवेलेंट बन जाना चाहिए, बट ऐसा नहीं है, ठीक है। मेच्योरिटी के हिसाब से, मतलब करंट ईयर में मैच्योर हो रहा है के हिसाब से ट्रीट नहीं करने वाले हैं। हम उसका क्या चेक करेंगे, उसका ओरिजिनल मेच्योरिटी देखेंगे, ओरिजिनल टर्म देखेंगे। वो ओरिजिनल टर्म ही अगर 3 महीने तक का था, शुरू में लेते वक्त ही वो 3 ही महीने का था, तब शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट वाले कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के पार्ट वाला बनेगा वो, ठीक है। तो ये जो भी मैंने टर्म बताया वो ओरिजिनल टर्म बताया है, ठीक है। ओके, सेकंड क्लैरिटी मैंने आपको दे दी, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट कैसे ट्रीट किया जाएगा, ठीक है। थर्ड बहुत इंपॉर्टेंट केस जो स्टूडेंट्स को बहुत कंफ्यूज कर देता है और एग्जाम में अलग से भी पूछ लेता है, नो फ्लो का केस। मैंने आपको बताया था या तो इनफ्लो होगा या आउटफ्लो, इनफ्लो कहीं भी होगा उस एक्टिविटी के अंदर प्लस होगा, आउटफ्लो कहीं भी होगा उस एक्टिविटी के अंदर जाके माइनस होगा, रेस्पेक्टेड जिसका जो होगा। लेकिन नो फ्लो का नो ट्रीटमेंट होगा। मैंने आपको बताया था कि जो चीज में कैश का ना इनफ्लो हुआ ना आउटफ्लो हुआ, उसका कैश
फ्लो स्टेटमेंट के अंदर कोई रेलेवेंस नहीं होता, उसे इग्नोर करते हैं। तो अब ये भी जानना जरूरी है कि कैश यानी नो फ्लो किस किस तरीके से हो सकता है। तो इसकी कुछ मेजर कैटेगरी भी मैं बनाया है मैंने, और कुछ माइनर कैटेगरीज भी हैं, बहुत ध्यान से सुनना। अगर कोई एक एसेट कन्वर्ट होता है दूसरे एसेट में, यानी हमने एक एसेट देकर दूसरा एसेट लिया, एक्सचेंज या कन्वर्ट कर दिया एक एसेट को दूसरे एसेट में। कन्वर्ट कर दिया और एक्सचेंज कर दिया का मतलब समझो। अभी आपने क्या किया, एक ओल्ड मशीन थी, महंगी थी वो, उसको देकर एक सस्ती न्यू मशीन ले ली। पैसा ना आया ना गया, कुछ भी आपको लेना देना नहीं पड़ा, बस मशीन के बदले मशीन आ गई। क्या ये कैश फ्लो में ट्रीट होगा? तो नहीं। और कन्वर्ट करने का मतलब मैं बोल रहा हूँ रॉ मटेरियल से आपने एक एसेट क्रिएट कर दिया। मान लो आपका फर्नीचर का बिजनेस था, उसके वुड वुड तो आपके लिए क्या है, गुड्स। आपने उसका यूज करके अपने बिजनेस के लिए एक अच्छा सा काउंटर या कुछ डिस्प्ले आइटम बना दिया। तो आपने एक गुड्स को यानी एक स्टॉक को कन्वर्ट कर दिया एक एसेट में। तो कोई भी एसेट दूसरे एसेट में कन्वर्ट हो जाए तो भी वो क्या होगा, नो फ्लो का केस होगा। और ऐसे केसेस का कैश फ्लो में कोई ट्रीटमेंट नहीं होता। ठीक है, ओके। नेक्स्ट बात है, आपने कोई एसेट परचेज किया और इसकी पेमेंट अदर देन कैश मोड से मेड। आपने क्या किया, जो पेमेंट हुआ अदर देन कैश मोड से कर दिया। एग्जांपल, आपने क्या किया, शेयर इशू कर दिया। आपने ये चैप्टर्स में भी पढ़ा होगा, शेयर वगैरह में डिबेंचर इशू कर दिया। तो ये सारे से आपने इसकी पेमेंट कर दी। तो शेयर्स देकर बदले में एसेट ले लिया, ठीक है, या डिबेंचर देकर बदले में एसेट ले लिया, तो भाई ये भी नो फ्लो का केस आएगा। ठीक है, इस बात को भी याद रखना है। अच्छा, नेक्स्ट है, एक लाइबिलिटी से दूसरी लाइबिलिटी क्रिएट कर दी या उसको भी एक्सचेंज कर दिया या कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, आपने एक लाइबिलिटी को दूसरे में कन्वर्ट या एक्सचेंज कर दिया। एग्जांपल, आपने क्रेडिटर को बिल पेबल में बदल दिया, तो वो भी नो फ्लो का केस होगा। ठीक है, आपने लोन को डिबेंचर में, डिबेंचर को लोन में बदल दिया। आपने कन्वर्टेबल डिबेंचर्स थे वो शेयर्स में बदल गए। तो ये तरीके के जो भी हैं, इसमें कोई भी फ्लो नहीं हो रहा है, तो ये भी नो फ्लो का केस है। इसमें भी कैश फ्लो स्टेटमेंट में इसका कोई रेलेवेंस नहीं मिलेगा। ठीक है, अच्छा, तो ये हो गया लाइबिलिटी टू लाइबिलिटी। अच्छा, एक ये भी हो सकता है केस कि आपने लाइबिलिटी को सेट ऑफ कर दिया एसेट्स से, यानी कि आपको एक लाइबिलिटी पे करनी थी क्रेडिटर का, आपने एक एसेट उठाकर दे दिया उसे पेमेंट में, यानी आपने लाइबिलिटी को सेट ऑफ कर दिया किसी एसेट्स के थ्रू, तो वो भी केस नो फ्लो का हो जाएगा। ठीक है, ओके, मैं ये हाईलाइट कर देता हूं, ये कन्वर्जन ऑफ शेयर्स इनटू डेब्ट एंड वाइस वर्सा। ठीक है, तो ये सब भी अभी मैंने एग्जांपल दिया, कन्वर्टेबल डिबेंचर या कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर कन्वर्ट हुए इक्विटी में, तो ये सारे भी नो फ्लो के केस हैं। ठीक है, तो यानी एसेट के बदले एसेट, लाइबिलिटी के बदले लाइबिलिटी, एसेट और लाइबिलिटी एक दूसरे के अगेंस्ट सेट ऑफ। ठीक है, ये नो फ्लो के केसेस बनते हैं। एक सबसे इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा जो कंफ्यूज करता है, एक ऐसे में मैं बोलूं, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एक्सचेंज होकर दूसरे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में चला गया। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का नेचर बदलना, जैसे कैश इन हैंड को आपने बैंक में डिपॉजिट कर दिया या बैंक से पैसा विड्रॉ किया, बिजनेस में ही विड्रॉ किया, ड्रॉइंग्स नहीं की, बिजनेस में विड्रॉ करके रखा। या आपने क्या किया, आपने कोई
कैश इक्विवेलेंट यानी गोल्ड को मैच्योर करा लिया, यानी कैश में कन्वर्ट कर दिया। कोई मार्केटेबल सिक्योरिटीज होती हैं, यानी ऐसी कोई इन्वेस्टमेंट जो कि 3 महीने तक की मैच्योरिटी रखे, मार्केटेबल है, जस्ट रेडी फॉर ट्रेड है, आपने उसको क्या किया, सेल आउट कर दिया, या आपने उसमें इन्वेस्ट किया, तो कैश जा रहा है और वो आ रहा है। तो एक कैश एंड कैश इक्विवेलेंट दूसरे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में ही बदलता है जब, तो भी वो नो फ्लो का केस बनता है। तो ये मेरे पर्टिकुलर केस वाइज थे, मेन हेडिंग की ऐसे चेंजेस कभी भी कैश फ्लो का पार्ट नहीं बनते। अब इसी के जस्ट नीचे मैं ऐड कर रहा हूं कुछ आइटम वाइज, जैसे कि मैंने आपको बताया डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन एसेट्स की वैल्यू बस गिरता है, उससे कोई कैश फ्लो नहीं होता। कोई भी आप राइट ऑफ करो, गुडविल को करो या कोई भी फिक्टिशियस एसेट्स को करो, फिक्टिशियस एसेट्स को आप राइट ऑफ करो, वो भी नो फ्लो का केस है, उसमें कोई आपका पैसा ना आता है ना जाता है। अच्छा ध्यान सुनना, प्रॉफिट या लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट या कोई भी एसेट, आपने कोई एसेट पर प्रॉफिट और लॉस कमाया, प्रॉफिट एंड लॉस कैश और नॉन कैश दोनों फॉर्म में हो सकते हैं। तो वो अगर जितना का बिका वो अमाउंट आपका कैश में है, बट अलग से आप प्रॉफिट और लॉस को फिर से नहीं दिखाते कि इतना एक्स्ट्रा कैश मिला, नो, वो टोटल सेल अमाउंट ही दिखती है। तो अलग से प्रॉफिट या लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट वाला एलिमेंट अलग से सेपरेटली नहीं दिखाते। ठीक है, ओके। तो डेप्रिसिएशन, कोई भी गुडविल या फिक्टिशियस एसेट्स, कोई भी प्रॉफिट एंड लॉस वाला ये केसेस, ठीक है, ये सारे ही केसेस नो फ्लो के केसेस बनेंगे। ठीक है, और कोई चीज, ये मेजर हमारे सारे हेडर हो गए, ऊपर की हेडिंग्स, और ये 3 मेजर आइटम जो अक्सर आपको नो फ्लो के केस में फंसाने की कोशिश की जाती है। ठीक है, तो ये सारे चीजें नो फ्लो होती हैं, इसका कैश फ्लो स्टेटमेंट में कोई रेलेवेंस नहीं होता, इसको ऐसे मानना, इग्नोर करना, इतने अमाउंट को कहीं मत शो करना, मान लेना वो एग्जिस्ट ही नहीं करता। ठीक है, तो ये हो गए हमारे नो फ्लो के केसेस। ओके, ये सारी चीजें मैंने आपको छोटी छोटी बातें बता दी। अब फोर्थ पॉइंट जो इंपॉर्टेंट है, जो ट्विस्ट लाता है, वो मैं आपको बताता हूं। एक है, 2 तरीके की ऑर्गेनाइजेशन के लिए मैं बता रहा हूं। पहले मैं बताता हूं इंटरेस्ट पेड का केस। ठीक है, इंटरेस्ट पेड, किसी भी लोन पर या लाइबिलिटी पर जब आप इंटरेस्ट पे करते हो, ठीक है, ऑन, मैं लोन लिख दूं या लाइबिलिटीज लिख दूं, जो भी लाइबिलिटीज में रिस्पेक्टेड इंटरेस्ट आपको पे करना पड़ रहा है, तो वो इंटरेस्ट के बारे में यहां बात कर रहा हूं। 2 तरीके की ऑर्गेनाइजेशन होती हैं। फाइनेंसिंग ऑर्गेनाइजेशन, अगर मान लो क्वेश्चन में जो कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने का है वो एक बैंक का बनाने के लिए आपको बोला गया, ठीक है, और नॉन फाइनेंसिंग यानी नॉर्मल जितने और भी ऑर्गेनाइजेशन हो गए जो फाइनेंस में डील नहीं करते, नॉर्मल जैसे रिलायंस वगैरह ये सब है, ठीक है, बाकी सारी कंपनियां जो बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज नहीं देती। तो फाइनेंसिंग ऑर्गेनाइजेशन के लिए इंटरेस्ट पे करना नॉर्मल बात है, क्योंकि उसका काम ही है पैसा लेना देना, उस पर ब्याज लेना देना, है नहीं। तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी के लिए ये इंटरेस्ट पेड ना ऑपरेटिंग का पार्ट बनेगा, ऑपरेटिंग एक्टिविटी ये नॉर्मल है उसके लिए। बाकी सब के लिए इंटरेस्ट पेमेंट कहां जाएगा भाई, क्योंकि वो डेप्ट पर है, वो फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट बनेगा। तो इंटरेस्ट पेड की बात मैंने आपको बता दी कि इंटरेस्ट जब पे होगा तो उसका क्या ट्रीटमेंट होना चाहिए। ठीक है, ओके। नेक्स्ट है, अब इसी का बता रहे इंटरेस्ट रिसीव्ड। इंटरेस्ट रिसीव्ड वापस से 2 ऑर्गेनाइजेशन, फाइनेंसिंग ऑर्गेनाइजेशन एंड नॉन फाइनेंसिंग, या कह लो नॉन फाइनेंसिंग या अदर्स। ठीक है,
फाइनेंसिंग ऑर्गेनाइजेशन का काम ही है पैसा लेना देना, उस पर इंटरेस्ट लेना देना, तो ये क्या बनेगा, ऑपरेटिंग एक्टिविटी। और बाकी के लिए ध्यान से समझना, भाई इंटरेस्ट उन्हें मिल रहा है तो किस चीज पर मिलेगा, इन्वेस्टमेंट पे, तो ये बनेगा किसका पार्ट, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का। इज इट ओके? ठीक है, दो चीज और क्लियर हो गए आपके लिए। अब है डिविडेंड, ये बहुत ट्विस्ट है। डिविडेंड पेड, बहुत ध्यान से समझना, डिविडेंड पेड ना, चाहे ध्यान सुनना, फाइनेंसिंग ऑर्गेनाइजेशन हो या नॉन फाइनेंसिंग ऑर्गेनाइजेशन हो, ये ना, वो हमेशा ही फाइनेंसिंग एक्टिविटी रहेगा, सॉरी, वो हमेशा ही फाइनेंसिंग एक्टिविटी रहेगा, ठीक है। चाहे डिविडेंड, क्योंकि डिविडेंड अपने शेयर होल्डर को देते हैं और शेयर्स से जुड़ा पेमेंट तो हमेशा ही किस में जाएगा, डिविडेंड, वो फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट होता है। मिस्टेक है ना, तो दिमाग से मेरा हट गया, फाइनेंसिंग एक्टिविटी ही हमेशा रहेगी वो, ठीक है। तो डिविडेंड पेड हमेशा कौन सी एक्टिविटी मानी जाएगी, फाइनेंसिंग एक्टिविटी, ठीक है, क्योंकि वो हमारे शेयर होल्डर से जुड़ी बात है। अच्छा, 8th पॉइंट, ये ट्विस्ट ध्यान से समझना, डिविडेंड रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव करना अब वापस से फाइनेंसिंग ऑर्गेनाइजेशन और नॉन फाइनेंसिंग, या अदर कह लो, नॉन फाइनेंसिंग ऑर्गेनाइजेशन, फाइनेंसिंग ऑर्गेनाइजेशन और नॉन फाइनेंसिंग। फाइनेंसिंग ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो हम डिविडेंड रिसीव करते हैं, भाई फाइनेंसिंग के काम ही पैसा लेना देना, इन्वेस्टमेंट करना, इन्वेस्टमेंट, ठीक है, अलग अलग जगह पर, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट जहां दूसरी कंपनी का शेयर वगैरह खरीद रहा है, वो उसका रेगुलर कोर्स का काम है। तो वो डिविडेंड जब रिसीव करेगा तो उसके लिए वो ऑपरेटिंग ही रहेगा, क्योंकि उसका काम ही है इन्वेस्टिंग नेचर का, ठीक है। बट नॉन फाइनेंसिंग के लिए ये एक तरीके का इन्वेस्टमेंट है, तो उसके लिए कैसा एक्टिविटी बन जाएगा, ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी बन जाएगा, ठीक है, ये ध्यान रखोगे। यानी जनरल कोर्स में भाई इन्वेस्टिंग रिसीव्ड वाले हमेशा इन्वेस्टिंग होते हैं, जनरल कोर्स में नॉन फाइनेंसिंग के लिए जनरल, वो मैं बोल रहा हूं, ठीक है, और इंटरेस्ट और डिविडेंड पेड फाइनेंसिंग होते हैं जनरल लाइफ में। बट फाइनेंसिंग के बस एक केस के लिए आपको दिमाग में याद रखना, डिविडेंड पे हमेशा फाइनेंसिंग उसकी एक्टिविटी होती है और बाकी काम उसके ऑपरेटिंग होते हैं, ठीक है, क्योंकि उसका पैसे से लेना देना वाला, इन्वेस्टमेंट लेना देना, यही काम ही है उसका, ठीक है। तो ये मैंने आपको पॉइंट बता दिए, किससे जुड़े, इंटरेस्ट रिसीव्ड और इंटरेस्ट पेड, डिविडेंड रिसीव्ड और डिविडेंड पेड से पूरा, ठीक है। अब आते हैं एक नेक्स्ट बात, कई बार एमसीक्यू में आपको पूछ देता है कि हमारे ये कैश फ्लो में टोटल कितने पार्ट्स होते हैं या कितनी एक्टिविटीज होती हैं। हमारे दिमाग में क्या आता है, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग, ठीक है। बट हम एक चीज भूल जाते हैं, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। तो हमेशा याद रखोगे 4 आइटम्स होते हैं या पार्ट्स होते हैं, कौन कौन से, एक तो 3 एक्टिविटीज होंगी, 3 एक्टिविटीज कौन सा, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग, प्लस एक और पार्ट होगा जिसको हम कहते हैं कैश मैनेजमेंट। कैश मैनेजमेंट पार्ट यानी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट से जुड़ा पार्ट को हम कैश मैनेजमेंट की कैटेगरी में लेके जाते हैं। तो टोटल 4 पार्ट होते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट में, 3 मेजर एक्टिविटीज और एक कैश मैनेजमेंट का पार्ट विच इज कैलकुलेशन ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एक और पॉइंट कवर। नेक्स्ट और आते हैं अब हाँ, नेक्स्ट पॉइंट है टैक्स की ट्रीटमेंट। टैक्स की ट्रीटमेंट ध्यान से सुनना, पहले लॉजिक समझाता हूं फिर बताता हूं कौन सा प्लस होगा कौन सा माइनस। देखो, हम एवरी ईयर हम क्या करते हैं, इनकम पहले अर्न करते हैं, फिर वो साल जब खत्म हो जाता है, एंड हो जाता है, तो हम क्या निकालते हैं, प्रॉफिट या लॉस, और इस पे गवर्नमेंट क्या मांगती है, टैक्स।
यानी मैं ये बोलूं कि हर साल का जो टैक्स है, ये जो पे होगा वो कब होगा? उसके अगले साल। यानी इस साल की इनकम पर जो टैक्स जाएगा वो कब जाएगा? अगले साल। फिर अगले साल वाले का उसके अगले साल। इस तरीके से रूल चलेगा। यानी कि अगर मैं करंट ईयर में खड़े होकर देखूं, मतलब इस साल का अगर मैं क्या बनाऊं, कैश फ्लो स्टेटमेंट, तो मैं जो टैक्स पे करूंगा वो किस साल के लिए पे करूंगा? पिछले साल का इस साल पे कर रहा हूं ना। ठीक है। और इस साल वाला मैं प्रोविजन बना के रखूंगा कि अगले साल मुझे देना है। ठीक है। इस साल वाले का प्रोविजन बनाऊंगा क्योंकि अगले साल मुझे देना है, और पिछले साल वाला जो मेरे पास आया है उसका मैं पेमेंट कर दूंगा। तो रूल क्या कहता है, ध्यान से समझना। जो करंट ईयर वाला अमाउंट होता है ना, उसको हम लोग ध्यान से समझना क्या कहते हैं, प्रोविजन मेड फॉर द ईयर। इस साल के लिए प्रोविजन बनाया। और जो प्रीवियस ईयर वाला अमाउंट होता है ना, वो एक्चुअली होता है टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर। टैक्स पेड, प्रोविजन मेड। ठीक है। तो मेड एंड पेड का रूल, जो मेड होता है ना, ध्यान से समझना, इस प्रोविजन मेड को हम क्या करते हैं, प्लस करते हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर। ऑपरेटिंग एक्टिविटी में जो हमारा नेट प्रॉफिट शुरू में लिखते हैं ना, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स, उसके अंदर में हम ऑपरेटिंग एक्टिविटी में जोड़ देते हैं उसको। और जो पिछले साल का होता है वो माइनस होता है ऑपरेटिंग एक्टिविटी के एट लास्ट में, एकदम लास्ट में जाकर, जब हम जो लाइन लिखते हैं ना, नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, उसके जस्ट ऊपर जो हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर वर्किंग कैपिटल चेंजेस निकल कर आता है ना, उसमें से हम माइनस करते हैं ये टैक्स पेड का अमाउंट, यानी प्रीवियस ईयर वाला अमाउंट, और करंट ईयर वाला अमाउंट हम उसके एडजस्टमेंट में ऊपर नेट प्रॉफिट में जोड़ते हैं। तो करंट ईयर को प्लस, प्रीवियस ईयर को माइनस। और क्यों बोला, लॉजिक भी समझ गए हो गया अभी। ठीक है। तो मेरे हिसाब से ये भी मैंने आपको क्लियर कर दिया कि टैक्स का क्या ट्रीटमेंट होता है। ठीक है। अब टैक्स के ट्रीटमेंट के बाद नेक्स्ट जो ट्रीटमेंट आती है वो है डिविडेंड की ट्रीटमेंट। डिविडेंड की ट्रीटमेंट, पहले तो आपको यह समझना होगा कि डिविडेंड होते कितने तरीके के हैं, टाइप। तो एक है इंटरिम डिविडेंड। ठीक। और एक है प्रपोज्ड डिविडेंड, या इसको नॉर्मल डिविडेंड ही कह लो। जो सिर्फ डिविडेंड बोलते हो वो ये वाला होता है, नॉर्मल वाला डिविडेंड ये है, इंटरिम डिविडेंड ये है। अब दोनों में फर्क क्या है, देखो। इंटरिम डिविडेंड का मतलब होता है साल के बीच में अचानक से किसी दिन बिजनेस को अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ और बिजनेस की मैनेजमेंट ने ये डिसाइड किया कि इस बार हम एक्स्ट्रा अलग से डिविडेंड बांटेंगे। यूजुअली वो नहीं बांटा जा रहा था, कुछ अच्छा हुआ, कुछ ज्यादा प्रॉफिट हुआ, तो उसके बदले खुशी के तौर पे मैनेजमेंट ने डिसाइड किया कि इस बार हम एक्स्ट्रा क्या करेंगे, डिविडेंड बांटेंगे। वो साल के बीच में अचानक से डिक्लेयर होता है, अनाउंस होता है। तो इंटरिम डिविडेंड कहने का मतलब होता है कि डिविडेंड, ऐसा डिविडेंड जो डिक्लेयर किया गया बिटवीन टू एजीएम, एनुअल जनरल मीटिंग। क्योंकि यूजुअल ट्रेंड होता है कि हर जनरल मीटिंग में फाइनल किया जाता है कि भाई कितना इस साल डिविडेंड बटेगा। ठीक है। बट ऐसा ना होकर जनरल मीटिंग के बीच में ही किसी दिन अचानक से मैनेजमेंट डिक्लेयर करता है कि हम इस साल इंटरिम डिविडेंड के नाम पर इतना पैसा देंगे। तो जो दो एजीएम के बीच अचानक से डिक्लेयर हुआ उसको हम क्या कहेंगे, इंटरिम। इंटरिम वर्ड का मतलब ये होता है दो चीजों के बीच, के दौरान, कि उसके बीच में डिक्लेयर हो जाता है। और इसका रूल क्या है, ध्यान से समझना, ये तो मीनिंग हो गया।
रूल है वंस डिक्लेयर्ड कैन नॉट बी विड्रॉन। एक बार बोल दिया कि देना है तो उसके बाद आप पीछे नहीं हट सकते, यानी वो देना ही देना पड़ेगा। यानी जिस दिन डिक्लेयर कर दिया, ये मान लो पे भी कर दिया, मान ही लो कि उस दिन वो मतलब उसी दिन नहीं पे होता, मतलब वो पे होगा। ठीक है, तो इसका रूल क्या बोलता है, ध्यान समझना। इंटरिम डिविडेंड का जो होगा, डिविडेंड है भाई, तो किससे जुड़ा पेमेंट है, ये है फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट। किसका पार्ट है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट। तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में माइनस हो जाता है, बट इसका एडजस्टमेंट में ध्यान समझना, ऑपरेटिंग एक्टिविटी का जब एडजस्टमेंट होगा तो भाई ये वाला तो एक तरीके का फाइनेंसिंग एक्सपेंस है ना, तो मैंने बताया था फाइनेंसिंग एक्सपेंस को वापस से क्या करते हैं, एडजस्टमेंट में ऐड कर देते हैं। क्यों करते हैं वो पिछले वीडियो में आप रेफर कर सकते हो, ठीक है, लॉजिक है वहां। तो इंटरिम डिविडेंड का ट्रीटमेंट मैंने आपको बता दिया, फाइनेंसिंग एक्टिविटी के जनरल पार्ट है, वहां से माइनस करना है मेन। ठीक है, अच्छा, प्रपोज डिविडेंड या नॉर्मल डिविडेंड का रूल अब समझते हैं, बहुत ध्यान से समझना, इसका पहले स्टेप समझो। होता क्या है कि हर साल एक एनुअल जनरल मीटिंग होती है। एनुअल जनरल मीटिंग यानी जहां शेयर होल्डर्स लोग को, मैनेजमेंट के लोग सब आकर एक जगह बैठकर डिसाइड करते हैं कि भाई ये देखेंगे उसमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट और सारी परफॉर्मेंस, कैसे बिजनेस चला है और आगे क्या करना है, वो डिसीजंस लिए जाएंगे वहां। ठीक है, ओके, तो अब उसमें एक डिसीजन होता है डिविडेंड बांटने का, कंपलसरी नहीं है बट एक डिसीजन लिया जाता है यूजुअली डिविडेंड बांटने का अपने शेयर होल्डर को खुश करने के लिए। तो वो कैसे बढ़ता है, तो ध्यान से समझना। उस हर एजीएम से पहले एक बोर्ड मीटिंग होती है, ठीक है, बीएम लिख रहा हूं, एक बोर्ड मीटिंग होती है। ठीक है, बोर्ड क्या करेगा, डिसाइड करेगा, यानी इसको हम कहेंगे प्रपोज करेगा, डिसाइड करेगा या प्रपोज करेगा कि भाई हम डिविडेंड, ठीक है, डिविडेंड पे करना चाहते हैं, कि हम इस साल इतना डिविडेंड पे करना चाहते हैं। ये प्रपोजल कहां रखा जाएगा, एजीएम में, और इस पे शेयर होल्डर अप्रूव करेंगे, शेयर होल्डर्स अप्रूव करेंगे। जैसे ही इसको अप्रूव करते हैं ना, तो ये प्रपोज्ड डिविडेंड का नाम बदल कर क्या हो जाता है, डिक्लेयर्ड या फाइनल डिविडेंड, डिक्लेयर्ड या फाइनल डिविडेंड। और इस डिक्लेयर्ड और फाइनल डिविडेंड को क्या होता है, विद इन 30 डेज, विद इन 30 डेज पे होता है, इसका पेमेंट कर देना होता है। वंस डिक्लेयर्ड या फाइनलाइज्ड बाय शेयर होल्डर, तो ये 30 दिन में पे भी हो जाएगा। इतना बात क्लियर हुआ, ठीक है। अच्छा, लेकिन एक छोटी सी बात ध्यान से समझना, हमारा जो, अगर मैं टेन्योर बोलूं, टाइम लाइन, 31 मार्च को हर साल, 31 मार्च को हर साल, मान लो ये 2022 और ये 2023, ठीक है, 22-23 का फाइनेंशियल ईयर तो 31 मार्च को क्लोज होता है, बट ये जो एजीएम यूजुअली अक्सर जो ट्रेंड देखा जाता है वो होता है सितंबर में। यूजुअली कब होता है हर साल का मीटिंग, सितंबर में, मतलब इस साल पहले तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनेंगे, तो बने मान लो इस दिन, तो इस दिन के बाद बोर्ड मीटिंग एंड एवरीथिंग, ऑडिट होगा उस चीज का, ऑडिटर्स आएंगे, अपना रिपोर्ट बनाएंगे कि भाई सब कुछ सही भी है या नहीं, बस ऐसा ही तो नहीं है, सब चेक करते करते टाइम लग जाता है। तो वो शेयर होल्डर के पास कब आएगा, यूजुअली, हमेशा जरूरी नहीं है, सितंबर में मान लो आता है यूजुअली। ठीक है, तो अब सितंबर में ये चीज आई भाई, तो सितंबर में आया, इतने दिन, अब इसमें कहीं बोर्ड मीटिंग हुई थी और ये क्या हुआ था, प्रपोज हुआ था, और ये कहीं जाकर यहां पर जाकर फाइनल हो रहा है। ठीक है, ये मैं बस एक जनरल ट्रेंड बता रहा हूं, तो एक तरीके से आप देखोगे कि ये कहीं ना ये फाइनल यहां से हुआ और पेमेंट होते होते ये टाइम आया। ठीक है, या ये काफी टाइम बाद, मतलब इसके बैलेंस शीट के काफी टाइम बाद पे हो रहा है, यानी कि अगर कितना भी कम करोगे तो सितंबर से पहले तो मान के चलो पे हो ही नहीं पा रहा, और इस दिन पर हम खड़े हैं।
और बोर्ड ने यहां बोर्ड ने डिसाइड कर लिया। अब ये प्रपोज तो यहां भी हो सकता है ना, प्रपोज्ड तो हो गया, बट ये डिक्लेयर या फाइनल यहां जाकर हो रहा है। तो होता क्या है जनरल ट्रेंड कि ये जो प्रपोज्ड वाला है, ध्यान सुनना, ये जो प्रपोज्ड वाला है इसका हम रिलेवेंस नहीं लेते, ठीक है। हम क्योंकि यहां पर के बाद यहां पर हो सकता है अप्रूव ना हो या चेंजेस आए, ठीक है। तो ये प्रपोज्ड वाले का रेलेवेंस नहीं लेकर हम किसको लेते हैं, डिक्लेयर्ड डिविडेंड को बेस मानते हैं, यानी फाइनल जो होता है इसको मानते हैं। इतना बात क्लियर हो रहा है। तो ऐसे मानकर चलो कि भाई जो पिछले साल का होगा, यानी ये वाला जो होगा फाइनल, वो इस साल में, मतलब इसके अगले वाले अगर मैं साल में बोलूं तो जाकर पे होगा, और ये पिछला वाला यहां पर आकर पे होगा, मतलब इस साल के अंदर पे होगा, ठीक है। तो हर बार का आप एक ट्रेंड देखते जाओगे कि जो हम आज प्रपोज कर रहे हैं वो अगले साल यानी सितंबर में जाकर कहीं फाइनलाइज हो रहा है, फिर जाकर पे हो रहा है। जो पिछले साल जो डिक्लेयर होकर आया था वही पेमेंट भी हो रहा है, ठीक है। तो अगर मैं आज करंट के स्टेटस पे खड़ा हो जाऊं, इस साल में खड़ा होकर देखूं, तो इस साल में जो भी लेना देना है, यानी इस साल में ही वो फाइनल, पिछले साल वाला इसी साल में आकर फाइनल हुआ और इस साल पे हो रहा, इसी साल वो फाइनल भी हुआ, इसी साल वो पे भी हुआ, और इस साल वाला अगले साल जाके फाइनल होगा, अगले साल में पे होगा। तो हम क्या करते हैं, यहां पर पहले AS3 के अकॉर्डिंग अलग ट्रीटमेंट होती थी, टैक्स जैसी, कि प्रीवियस ईयर का हम क्या करते थे माइनस और करंट ईयर का प्लस। बट AS4 आ गया, ठीक है। AS4 इवेंट्स ऑकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट है उसका नाम। तो उसके वजह से ये वाला चीज ट्रेंड देखा गया कि नहीं यार, ऐसा टैक्स जैसा ये नहीं हो रहा है, ये पिछले साल वाला ही इस साल आकर फाइनल होता और इसी साल में पे हो पाता है। तो प्रीवियस ईयर वाला जो अमाउंट है ना, हमें सिर्फ उससे लेना देना होगा। इस प्रीवियस ईयर वाले को ही हम क्या करेंगे, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में माइनस करेंगे कि यही इस साल पे होगा, और फाइनेंस ऑपरेटिंग एक्टिविटी में प्लस करेंगे कि यही वाला एक्सपेंस इस साल हमारे प्रॉफिट में से एक्चुअली माइनस होगा, तो उसको वापस से ऐड बैक कर देंगे। तो इस साल में पिछले साल वाले का ही सिर्फ रेलेवेंस रहेगा, तो इसके में करंट ईयर प्रीवियस ईयर नहीं, इसमें प्रीवियस ईयर ही प्लस होगा और माइनस होगा अलग, अपना फाइनेंसिंग से माइनस और ऑपरेटिंग में प्लस, ठीक है। तो ये हो गया दो ट्रीटमेंट मैंने आपको बता दिया, इंटरिम डिविडेंड और आपका प्रपोज्ड डिविडेंड के बारे में, ठीक। तो अब हम 2-3 और आइटम बचे हैं, दैट इज पहला है डेफर्ड टैक्स एसेट्स या डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटीज। ये कुछ नहीं, ये एक तरीके के फिक्टिशियस एसेट हैं, और फिक्टिशियस एसेट्स का हमेशा से ही मैंने आपको रूल बताया, दे आर काइंड ऑफ लॉसेस ही। तो इसको ऑपरेटिंग एक्टिविटी में जाकर एडजस्टमेंट में, ऑपरेटिंग एक्टिविटी के एडजस्टमेंट में ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो ये ले लो या सीधे लिख दो फिक्टिशियस एसेट्स ही, ठीक है। तो सारे फिक्टिशियस एसेट्स इसी तरीके से डील होंगे। तो फिक्टिशियस एसेट्स का रूल क्या है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी के एडजस्टमेंट में जाकर ऐड होना। इसके बाद आता है हमारा गुडविल, या कह लो कुछ इंटेंजिबल एसेट्स। गुडविल या इंटेंजिबल एसेट्स पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 अप्लाई होता है, और वो कहता है कि आप कभी भी गुडविल को या इंटेंजिबल इस तरीके के एसेट्स को, यूजुअली मेनली जो गुडविल के लिए बोला गया, आप अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में नहीं दिखा सकते, और अगर आपने दिखाया तो आपको उसको हटाना होगा, राइट ऑफ करना होगा अपने बुक से। तो दो केस हो सकते हैं, गुडविल बढ़ भी सकता है और गुडविल घट भी सकता है, ठीक है। गुडविल इंक्रीज भी हो सकता है, गुडविल डिक्रीज भी हो सकता है। इंक्रीज होता है तो हम कहते हैं कि गुडविल बढ़ा तो तब होगा जब गुडविल परचेज किया होगा, ठीक है, और अमाउंट भी आपको देगा कि उसने परचेज किया है या नहीं।
ठीक है, सेल्फ जनरेटेड गुडविल तो कभी रिकॉर्ड ही नहीं होता, तो बढ़ने का रीजन यानी उसने परचेज किया होगा। और सिंस आप जानते हो कि गुडविल नॉन करंट एसेट के अंदर आता है, तो नॉन करंट एसेट्स को खरीदोगे तो आउटफ्लो होगा, तो वो किस में जाएगा, वो जाएगा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में और माइनस होगा क्योंकि उसमें आउटफ्लो हुआ खरीदने पे। बट जब वो घटता है ना, तो लोग उसको सेल मान लेते हैं कि बिका होगा, बट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 कहता है जब इसको आप रख ही नहीं सकते अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, तो अनटिल अनलेस वो वर्ड ना बोले कि सेल हुआ है, तो नॉर्मली डिक्रीज होने का रीजन हम क्या मानेंगे कि राइट ऑफ की करना पड़ा है। और राइट ऑफ यानी एक तरीके का आप फिर से फिक्टिशियस एसेट जैसा या लॉस जैसा आप राइट ऑफ कर दे रहे हो, इसको अपने बुक्स ऑफ अकाउंट से हटाना चाह रहे हो, तो इसमें कोई कैश फ्लो नहीं होगा। ये अगेन ऑपरेटिंग एक्टिविटी के एडजस्टमेंट में जाकर जुड़ जाता है राइट ऑफ अगर हुआ हो। हाउएवर इन लीस्ट प्रोबेबिलिटी बोला है कि सेल हुआ है और पैसा आया है, तब वो किस में जाएगा, हमारे इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में जाकर प्लस हो जाएगा, क्योंकि वो हमारा नॉन करेंट एसेट्स था, एसेट्स के बेचने पर पैसा आया, नॉर्मल केस जैसा। ठीक है, बट 99% केसेस में वो राइट ऑफ ही दिखेगा आपको। ठीक है, तो नॉर्मली घटा है, कुछ नहीं बोला है, तो उसको राइट ऑफ मानेंगे और ऑपरेटिंग एक्टिविटी के एडजस्टमेंट में उसको ले जाकर ऐड कर देंगे। ठीक है, तो ये हो गया आज के लिए सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारे साइड से। ठीक है, कल के लिए या नेक्स्ट सीरीज में हम आएंगे जब, तो उसमें मैं आपको एडजस्टमेंट्स कैसे क्रैक करते हैं और अलग अलग उस एडजस्टमेंट्स के लिए अकाउंट्स जो बनाए जाते हैं वो किस तरीके से बनाए जाते हैं वो कवर करूंगा। ठीक है, तो मैं कुछ नाम बताता हूं, जैसे कि एसेट्स को हम देखेंगे कि ओरिजिनल कॉस्ट मेथड और बुक वैल्यू मेथड पे कैसे बनाया जाता है, उसके साथ एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन या कह लो प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट कैसे बनाया जाता है, प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट कैसे बनता है, डिविडेंड का अकाउंट कैसे बनता है, और एक सबसे खास प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट क्यों और कैसे बनाया जाता है, ये समझेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, टिल देन टेक केयर।